गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देखते थे आरआरबी जेईई सिविल इंजीनियर के आज लेक्चर देखेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग मैंने शुरू किया था ऑलरेडी, लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो आज लेक्चर 2 करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के। तो अभी अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूज कर करते हैं फ्रेंड्स कट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, चैप्टर को लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो मैं जो नोट्स यूज कर रहा हूँ आपको वो मिल जाएगा नेट पे अवेलेबल। ऐसी इंजीनियरिंग एकेडमी का नोट है, तो इंजीनियरिंग एकेडमी का नोट है, नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। तो आप लोग भी डाउनलोड करके इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी के लिए भी यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया गया है और आप लोग देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ हम लोग आरआरबी जेईई जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो भी ऑलरेडी 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड करके, तो आगे जाकर रीजनिंग का भी पार्ट लेके आऊँगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में जो चैप्टर है वो आज हम लोग देखेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो अभी लेक्चर 2 में हम लोग देखते हैं हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। तो हाईवे बनाने के लिए कुछ अलाइनमेंट चाहिए या फिर सर्वे करना पड़ता है पहले। हाईवे हाईवे आपका कंस्ट्रक्शन के पहले जो रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन के पहले सर्वे होता है। ठीक है, कहाँ से रोड जाएगा, किस एरिया से जाएगा, अगर फॉरेस्ट एरिया है, अगर सिटी है तो सिटी का कौन सा साइड से रोड जाएगा, तो वो सब कुछ पैरामीटर कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद सर्वे करना पड़ता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अलाइनमेंट क्या है। तो अलाइनमेंट क्या है, पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ठीक है, तो आपको मान लीजिए हाईवे है, तो इसका जो सेंटर लाइन है, तो ये सेंटर लाइन को बोला जाता है अलाइनमेंट। तो पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर जो हाईवे का जो सेंटर लाइन है उसके अलाइनमेंट बोला जाता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन अलाइनमेंट क्या होता है, वो शॉर्ट होगा, मतलब छोटा होगा, इजी होगा, सेफ होगा, इकोनॉमिकल होगा। तो बेसिक ओवरऑल क्या बोलना चाहते हैं लोग, आपका जो हाईवे है वो ऑलवेज स्ट्रेट ही प्रेफर करते हैं, स्ट्रेट, और इकोनॉमिकल होगा, सेफ होगा, इजी होगा। देन जो अलाइनमेंट है वो शॉर्ट होगा। ठीक है, देन फैक्टर कंट्रोलिंग हाईवे अलाइनमेंट। तो फैक्टर कंट्रोल, क्या क्या फैक्टर कंट्रोल करता है हाईवे अलाइनमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार है रोड पे, इस टाइप के एक कारवेचर है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग भी देखे होंगे हाईवे पे ऐसे कार शेप का रहता है। तो अगर कार अगर है तो हम लोग कौन सा पोजीशन पे ब्रिज प्रेफर, इस पोजीशन पे हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे रिवर का जो है, ये जो रिवर रोड जो है, इस पोजीशन पे हम लोग ब्रिज नॉट प्रेफर एट द कार कार पॉइंट पे हम लोग ब्रिज प्रेफर नहीं करेंगे। हम लोग ब्रिज ऑलवेज कहाँ प्रेफर करते हैं, जहाँ पर स्ट्रेट है रोड। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आगे जाकर रोड स्ट्रेट है, तो हम लोग इस पोजीशन पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे कार पार्ट पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या है, तो हम लोग देखते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट। देयर आर कंट्रोल पॉइंट थ्रू व्हिच अलाइनमेंट हैज टू पास एंड नॉट टू पास। ठीक है, बोला गया है जो कंट्रोल पॉइंट है वो व्हिच अलाइनमेंट हैज टू पास और नॉट टू पास। The road bridge across a river can be located only at a place where the river has a straight and permanent path। वही बोला मैंने, जहाँ पर जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है ऑलवेज प्रेफर करते हैं जहाँ पर रोड स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट परमानेंट पाथ जहाँ पर है, अवे फ्रॉम बेंड। तो जहाँ पर रोड बेंड है उस पार्ट में हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ऑलवेज आप लोग
याद रखिए। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर गुड फाउंडेशन स्टार्ट इज अवेलेबल। तो आप लोग याद रखिए, जहाँ पर रोड स्ट्रेट होगा, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, उस पार्ट पे परमानेंट पाथ होना चाहिए, उस पार्ट पे हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं हाईवे में, ठीक है। अलाइनमेंट शुड पास अलोंग ए हिल साइड पास इफ पॉसिबल, सो दैट ए टनल और हेवी कटिंग इज अवॉइडेड। तो आप लोग याद रखिए, अलाइनमेंट जो है, रोड का जो अलाइनमेंट करते हैं हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, हिल है, तो ऑलवेज हम लोग अवॉइड करते साइड से हम लोग लेके जाएंगे। रोड जब कंस्ट्रक्ट होगा तब साइड से होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बीच से जाएंगे तो हम लोगों को टनल बनाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा भी बहुत बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप लोगों को इकोनॉमी फैक्टर भी कंसिडर करना होता है। तो ऑलवेज हम लोग प्रेफर करते क्या, अगर हिली एरिया है तो हम लोग हिल को अवॉइड करते, तो हम लोग साइड से रोड अलाइन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे पहाड़ी इलाका में और रोड का साइड से, जैसे हिमाचल प्रदेश मनाली साइड में हम लोग जब देखे होंगे, तो पहाड़ के साइड से रोड को बनाया गया है। अगर बीचों बीच से बनाया जाता है वो टनल का, फिर कटिंग करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो उसका आप याद रखेंगे। फिर अगर ट्रैफिक की बात करें तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी आर कंडक्टेड नॉट प्रिपेयर्ड एंड डिजायर्ड लाइन्स आर ड्रॉन, ठीक है। देन ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में ग्रेडियंट है, रेडियस है, साइड डिस्टेंस एक्सेट्रा है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। देन इकोनॉमी का बात अगर आए तो वो बैलेंस इन कार्टिंग एंड फिलिंग, जो मैंने अभी बोला, तो आप लोग को इकोनॉमी भी कंसिडर करना है, कहाँ पर ज़्यादा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर खाई है, वैली है, तो इस टाइप में मुझे बहुत ज़्यादा फिलिंग करना होगा, तो आप लोगों को ऐसा एक पाथ चूज करना है, हिल का साइड से रोड करना है, जहाँ पर हिल का भी काटिंग कम हो और मुझे फिलिंग का भी कम करना पड़े, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी फैक्टर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमी फैक्टर बहुत एक, सिविल इंजीनियरिंग में अब जिस भी ब्रांच पे जाएंगे तो आप लोगों को हर एक ब्रांच में इकोनॉमी फैक्टर को कंसिडर करना ही होता है, ठीक है। इकोनॉमी के बिना आप लोगों को, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खर्चा कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपको बोला गया एक बिल्डिंग बना हुआ है, तो आप लोगों को जो सर्वे करेंगे उस जगह पर देखना होगा, सारा पैरामीटर कंसिडर करना होगा, फिर उसके बाद आपको इकोनॉमी, आपके पास सब कुछ पैरामीटर कंसिडर करना होगा। देन अदर कंसिडरेशन में क्या आता है, वो ड्रेनेज, हाइड्रोलॉजी, पॉलिटिकल एंड टोपोग्राफी। तो आप लोगों को पॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिकल इशू भी फेस करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के टाइम, सब कुछ जो साइट इंजीनियर है उनको पता है, उस टाइप का पॉलिटिकल इशू भी होता है। देन ड्रेनेज का भी आप लोगों को कंसिडर करना, फिर हाइड्रोलॉजी का भी, उस एरिया में कितना रेनफॉल होता है, अगर बारिश अगर ज़्यादा होगा तो आप लोग देख सकते हो लैंडस्लाइड की वजह से रोड, ऑलवेज आप लोग देख सकते हो, तो रोड का कितना डैमेज होता है लैंडस्लाइड की वजह से, तो आप लोगों को उस टाइप का लोकेशन को अवॉइड करना है। देन टोपोग्राफी, जो मैंने बोला, अगर लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो उस एरिया पे आप लोग कैसे करेंगे, उस टाइप का कंसिडर करना है। फिर देन अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। तो इंजीनियरिंग क्या क्या प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए जब आप लोग हाईवे अलाइनमेंट करेंगे, हाईवे डिजाइन करेंगे, तो आप लोगों को इंजीनियरिंग क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहले तो एक मैप स्टडी करना होगा। आप मान लीजिए आप आसाम में हो, तो आसाम में आपको अगर हाईवे रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको आसाम का पर्टिकुलर, आप मान लीजिए गुवाहाटी सिटी में हो, तो गुवाहाटी का मैप स्टडी करना होगा, जिस एरिया पे आप रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो उस एरिया का रोड स्टडी करना होगा, मैप का स्टडी। फिर रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करना होगा। देन आपको रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या होता है, मैं आगे आता हूँ। देन आपको प्रिलिमिनरी सर्वे करना होगा, देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे पर जाना होगा। तो अभी हम लोग एक एक पैरामीटर चेक करते क्या होता है। तो मैप स्टडी होता है, क्या होता है, when a rough guidance of the roads to a further study in the field। तो आप लोगों को मैप स्टडी करने के बाद एक रफ आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए ये मेरा मैप है, तो मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया से मुझे रोड जाना चाहिए, तो मेरा मैप देख के मुझे एक आइडिया लग गया, हाँ भाई यहाँ पर टाउन नहीं है, बट यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर रिवर वगैरह नहीं है, तो मैं इस साइड से रोड लेके जा सकता हूँ। मैप देख के मुझे एक आइडिया लग गया, नहीं मुझे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, मैं इस एरिया से रोड लेके जाना है, लोगों को फायदा होगा, लोग यूज़ कर पाएंगे, यहाँ से रोड बना के वो लोग नेशनल हाईवे के आसपास जा सकता है अगर इस एरिया से होगा। तो ये सिर्फ हो गया आपका मैप देख के स्टडी, आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। देन आप लोग जाएंगे क्या, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। तो
to examine general characteristic of the area with a view to select possible alternate alignment. Then instrument use are simple in nature like ebony, level, then tangent, क्लिनोमीटर, देन बैरोमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब आप सर्वे के लिए जाते हो फील्ड पे तो रोड अलाइनमेंट के लिए तो हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो जो एबनेबल होता है, टेंजेंट, क्लिनोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, वो सब कुछ हम लोग यूज करते हैं रिकॉग्नाइजेंस सर्वे पे। देन आपका आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे का एम क्या होता है? द एम इज टू फाइनलाइज द मोस्ट suitable alignment out of various alternatives. So alternative alignments. All modern equipment like theodolite are used. Primary survey is involved. तो आपका जो प्राइमरी सर्वे उसका एम होता है क्या? जो सुटेबल अलाइनमेंट है वेरियस ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट से, हम लोग जो मोस्ट सुटेबल होगा वही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग वो डिसाइड करते हैं किसमें? प्रिलिमिनरी सर्वे में डिसाइड करते हैं। तो प्रिलिमिनरी सर्वे तो उसका कुछ स्टेप होता है, जैसे हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट थियोडोलाइट यूज करते हैं, तो आजकल हम लोग टोटल स्टेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो अलाइनमेंट है उसको देखने के लिए टोटल स्टेशन बहुत काम का चीज है, जो हर एक फील्ड में टोटल स्टेशन का, आप बिल्डिंग का बोल दीजिए, रोड का बोल दीजिए, रिवर का बोल दीजिए, जितना भी सर्वे रिलेटेड काम है वो आज हम लोग मॉडर्न जमाने में हम लोग टोटल स्टेशन यूज करते हैं। बहुत पहले थियोडोलाइट भी यूज किया जाता था, बट आज तो टोटल स्टेशन, अभी के टाइम पे टोटल स्टेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन देन अभी आ गया DGPS सर्वे भी आ गया आपका, तो वो भी एक सर्वे टोटल स्टेशन से भी एडवांस है। टोटल स्टेशन जैसे आपको हर एक पॉइंट पे यहाँ पर रोड है, तो आप 1 किलोमीटर के अंदर आप कर पाएंगे सर्वे। उसके बाद आपको फिर से इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है, सेंटरिंग करना है, वगैरह वगैरह। DGPS का आपका एक बार में 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया तक हो जाता है सर्वे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप DGPS को इंस्ट्रूमेंट को कर देंगे, फिर उसका एक अलग एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको लेके आप जाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के जितना भी आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए और रोड में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोड का क्या कंडीशन है या फिर रिवर का सर्वे करने के लिए वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गया आजकल मार्केट में। देन आपका जो प्राइमरी सर्वे है उसमें क्या बोला गया? प्राइमरी सर्वे है, प्राइमरी ट्रिवर्सिंग है, देन टोपोग्राफिकल फीचर्स है, देन आपका लेवलिंग वर्क्स है, देन ड्रेनेज स्टडी एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स है, सॉइल डाटा सर्वे, मटेरियल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, देन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हो तो इस टाइप का स्टेप फॉलो होता है। जैसे आप लोग बिल्डिंग के लिए जाते हो कंस्ट्रक्शन, तो आपको क्या करना पड़ता है? सर्वे करना पड़ता है, सॉइल टेस्टिंग होता है, देन आपको वहाँ पर क्या रिवर आसपास है क्या, वो सब कुछ भी देखना पड़ता है। देन मटेरियल लोकली अवेलेबल मटेरियल है क्या या फिर आपको बाहर से लाना पड़ता है, वो सब कुछ पैरामीटर। जैसे हाईवे में आपका प्राइमरी ट्रिवर्सिंग करना पड़ता है, टोपोग्राफिकल फीचर्स भी देखना होता है, लेवलिंग, फिर अगर आजू बाजू में ड्रेन है क्या या फिर रिवर है क्या, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। फिर डेटा सॉइल सर्वे करना पड़ता है, सॉइल का वो किस टाइप के सॉइल है, तो रोड के लिए या फिर काटिंग चाहिए या फिर फिलिंग चाहिए, वो सब कुछ पैरामीटर डिसाइड होता है। अगर सॉइल लूज है तो आप लोग यहाँ पर काट करके फिर से यहाँ पर नया सॉइल करके फिर हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। उसके बाद उस एरिया पर अगर रोड अगर जाता है इस एरिया से तो सॉइल टेस्टिंग है वो नेसेसरी है। देन मटेरियल, जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लोकली अवेलेबल है क्या या फिर, तो अगर लोकली अवेलेबल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। देन आपको कंसिडर करना होगा आप जो रोड कर रहे हो उसमें से कितना ट्रैफिक जा सकता है, वो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है। ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आपका रोड का कैपेसिटी उस टाइप से होना चाहिए। अगर 2 लाइन है या 3 लाइन है या फिर 4 लाइन है तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, कंसिडर करना होगा। देन जाकर आपका फाइनल सेंटर लाइन डिसाइड होगा, तो रोड का सेंटर लाइन कहाँ से होगा, ठीक है, कितना लेंगे। देन फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में क्या आता है? फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे में अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड इन द डिजाइन office during preliminary survey is to be fast located in the field, so मैंने already बोल दिया। And then all details topographical, hydrological and geotechnical data are collected, then longitudinal and cross sectional are drawn। then आपको जब आपके पास जो टोपोग्राफी, हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल सॉइल डाटा वगैरह सब कुछ है, फिर हाइड्रोलॉजिकल रेनफॉल डाटा वगैरह सब कुछ है, उसके बाद जब आप करेंगे उसके बाद क्रॉस सेक्शन आप लोग ड्रॉन करेंगे। देन डिटेल सर्वे डाटा
कलेक्ट करने के बाद सॉइल प्रोफाइल पे टेस्टिंग होगा, देन सॉइल सैंपल जो 1.5 मीटर से 3 मीटर तक सॉइल सैंपल कलेक्ट करके जो ग्राउंड है उसका नीचे से, देन उसके ऊपर बेस करके आपका जो वो फिनिशिंग होगा रोड का, वो डिपेंड करता है आपको काटिंग करना है या फिर बिल्डिंग करना है, तो सब कुछ पैरामीटर को कंसिडर करना पड़ता है। फिर स्लोप वगैरह भी देखना पड़ता है। ड्रेनेज के लिए जब आप ड्रेनेज करते हो तो आप लोगों को जो ड्रेनेज है वो साइड ड्रेन है वो भी प्रोवाइड करना होता है, तो सब कुछ पैरामीटर डिसाइड करना होता है। देन ड्राइंग रिक्वायर्स की मैप shows the proposed and existing road are and important place to be connected। तो जो ई मैप होगा, मैप पे हम लोग एग्जिस्टिंग जितना भी रोड है, यहाँ से रोड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, यहाँ पर एक रोड है उसको भी आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एक टेम्पल है, यहाँ पर एक पार्क है इस एरिया पे, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सिटी है, तो सब कुछ ई मैप पे आना चाहिए। देन आपका आ जाता है इंडेक्स मैप। इंडेक्स मैप में क्या बोला गया, शोज द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। तो इंडेक्स मैप में पूरा आप यहाँ से रोड जा रहे हैं तो यहाँ पर पेड़ पौधे क्या है, बिल्डिंग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ जो आएगा इंडेक्स मैप पे। इफ सबमर्सिबल एरिया है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लोलैंड एरिया है जिसमें वाटर भरा है, पॉन्ड है, या फिर यहाँ साइड से रिवर गया है, तो वो सब कुछ आपका आना चाहिए, जिसका फॉर्मेशन लेवल वो शुड बी 0.67 एश फ्लड लेवल। ठीक है, तो ध्यान बोला गया है जनरल फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ए ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज फॉर ए NH across a rail level if the product of number of gate closure and the intensity of traffic on the highway in tons per day exceed 50,000 when the level crossing is within shunting limit of a railway station। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका गेट क्लोजर और इंटेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक हाईवे टॉन्स पर डे एक्सीड 50,000 से ज़्यादा होगा तो करना होगा। देन लेवल 1 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इंडेक्स में भी यूज इन द हाईवे प्रोजेक्ट शोज द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था इंडेक्स में क्या देखता है, जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। तो आप लोग याद रखेंगे जनरल टोपोग्राफी एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ पर क्या रिकॉग्निशन प्रिलिमिनरी डिटेल सर्वे मैप स्टडी फाइनल लोकेशन सर्वे। तो आपका पहला आता है मैप स्टडी, देन आपका आता है रिकॉग्निशन सर्वे, देन आता है प्रिलिमिनरी सर्वे, देन आता है डिटेल सर्वे, लास्ट में आता है फाइनल लोकेशन सर्वे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, D4123 कंसीडर द फॉलोइंग सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, लोकेशन सर्वे। देन आपका क्या दिया है, द करेक्ट सीक्वेंस इन व्हिच दिस सर्वे आर conducted before the alignment of a track। तो आपका पहले क्या होगा, एक होगा रिकॉग्निशन सर्वे, देन होगा आपका ट्रैफिक सर्वे, देन होगा प्रिलिमिनरी सर्वे, देन होगा लोकेशन सर्वे। 1324 1324 तो IS में आया था, IES एग्जाम में आया था। सर्वे इन विच फाइनल अलाइनमेंट इज सिलेक्टेड। तो जो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे उसके बाद ही आपका वो जो अलाइनमेंट है फाइनल अलाइनमेंट सिलेक्ट किया जाता है। जो द फॉलोइंग इज नॉट टू बी सिलेक्टेड व्हाइल अलाइनिंग ए ब्रिज। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन सा लोकेशन नहीं करेंगे, कारपेंट, नॉर्मल क्रॉसिंग, सैडल पास, नन। कारपेंट पे हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। देन मैच लिस्ट वन हाईवे एंड लिस्ट टू आउटकम, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो मैप स्टडी में क्या होता है, रिकॉग्निशन सर्वे में क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जो मैप सर्वे है इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स आता है। देन आपका रिकॉग्निशन सर्वे में क्या होता है, ग्रेड लाइन एंड सेंटर लाइन ऑफ द रोड। देन प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या आता है, प्रिलिमिनरी सर्वे बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ रोड। देन डिटेल सर्वे में क्रॉस ड्रेनेज लोकेशन भी आता है। ठीक है, तो 4312। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं आपका जो हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में, तो बेसिक एलिमेंट क्या क्या होता है। तो डिज़ाइन सर्वे, डिज़ाइन स्पीड क्या होता है, डिज़ाइन स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द जियोमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ हाईवे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द जियोमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ हाईवे। तो फैक्टर कंसिडर्ड इन इंडिया फॉर deciding design speed are importance of road, terrain, or topography. For rural highway, two types of design speed.
तो रूरल हाईवे के लिए दो टाइप का डिजाइन स्पीड होता है, एक क्या है रोलिंग डिजाइन स्पीड, जिसमें द स्पीड दैट शुड जनरली बी कंसिडर्ड एज गाइडिंग एक्सटेंशन फॉर कोरिलेटिंग द वेरियस डिजाइन फीचर्स। तो जिसमें होता है मिनिमम डिजाइन स्पीड, क्या होता है मिनिमम डिजाइन स्पीड, द स्पीड दैट शुड बी अडॉप्टेड इन सेक्शन वेयर लाइट कंडीशन और इकोनॉमिक डू नॉट परमिट ए डिजाइन बेस्ड ऑन द रोलिंग डिजाइन स्पीड है। देन आपका आता है डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर, डिजाइन स्पीड एंड अच्छा उसके बाद हम लोग को देखते हैं सेकेंडरी। अच्छा देन हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, तो ठीक है हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। तो डिजाइन स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, IFC इंडियन रोड कांग्रेस रोलिंग एंड मिनिमम क्राइटेरिया क्या प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का अलग अलग टाइप का रोड है, 4 टाइप कंडीशन दिया है टाइप्स ऑफ रोड। अगर प्लेन रोड है उसमें स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पे प्लेन रोड पे 100 से आपका 80 किलोमीटर पर आवर रहेगा। अगर रोलिंग है तो 80 से 65 हिली है और स्टीप आप लोग देख सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड पे आप लोग देख सकते हो, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड पे आप देख सकते हो कितना, विलेज रोड पे प्लेन अगर है तो 50 से 40, अगर स्टीप है तो 25 से 20 किलोमीटर पर आवर रहेगा। देन टेरिंग क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा, क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप का परसेंटेज कितना होगा, अगर प्लेन है तो 0 to 10%, रोलिंग है तो 10 to 25%, माउंटेनियर्स हो तो 25 to 60%, देन स्टीप है तो ग्रेटर देन 60% होगा। टेरेन क्लासिफिकेशन। देन हम लोग देखते हैं हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में क्या रहता है, वो जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड है, जिसमें से कैरेज वे है अप टू दिस मच, इस पार्ट में कैरेज वे है। यहाँ पर आपका ये जो रोड इस साइड में गया है इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। तो ये जो शोल्डर आपको बोथ साइड का शोल्डर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन विथ और रोड वे। ठीक है, आपको शोल्डर तक हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको फॉर्मेशन विथ और रोड वे। ठीक है, तो ये जो शोल्डर पार्ट है इसमें आप लोगों का वो ड्रेनेज पार्ट वगैरह रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको फॉर्मेशन विथ और बोलते हैं, रोडवे बोलते हैं। तो जहाँ से व्हीकल चलता है इस पार्ट से सिर्फ व्हीकल चलता है, इसको हम लोग कैरेज वे बोलते हैं। देन आफ्टर द फॉर्मेशन विथ, आफ्टर द फॉर्मेशन विथ जो रहता है इसको रोड बाउंड्री बोला जाता है। रोड बाउंड्री में क्या होता है, राइट ऑफ वे और लैंड विथ और रोड लैंड बोला जाता है। अप टू दिस मच पोर्शन के रोड बाउंड्री जहाँ तक रहता है इसको हम लोग रोड ऑफ वे और लैंड विथ और रोड लैंड बोलते हैं। तो इसका जो विथ रहता है वो ऑलमोस्ट 60 मीटर तक रहता है। देन आपका आता है बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन क्या होता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो बिल्डिंग लाइन आफ्टर द रोड बाउंड्री से अगर एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसका होता है विथ होता है ऑलमोस्ट 80 मीटर। देन होता है आपका कंट्रोल लाइन, इस पार्ट में बाउंड्री लाइन के बाद होता है कंट्रोल लाइन, ये होता है ऑलमोस्ट 100 मीटर का। देन आपका आता है वो जो पेवमेंट सर्वे कैरेक्टरिस्टिक, पेवमेंट सर्वे कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस डिटरमाइंस ऑपरेटिंग स्पीड डिस्टेंस एंड रिक्वायरमेंट इन स्टॉपिंग एक्सलरेटिंग। ठीक है, देन स्टॉपिंग एक्सलरेटिंग, देन आपका क्या हो गया फॉर कैलकुलेटिंग। अच्छा ये नीचे जाता है फ्रिक्शन स्किड से। देन आपका यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्पीड रेजिस्टेंस यहाँ पर बोला गया है। तो स्पीड रेजिस्टेंस क्या होता है वो बोला गया है इस पार्ट पे। तो पेवमेंट सर्वे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें पहला आता है फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन को हम लोग स्किड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग स्पीड कितना है, डिस्टेंस रिक्वायरमेंट कितना है स्टॉपिंग, देन एक्सलरेटिंग। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखते हैं। देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ SSD, जो SSD कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए IRC द्वारा जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया गया है वो 0.35 से 35 टू 0.4 तक बोला गया है IRC द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद आपका AC क्या बोला है, इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन, जो लेटरल कोफिशिएंट होता है, जो लेटरल, एक तो बोला है लॉन्गिट्यूडिनल क्या दिया है, लॉन्गिट्यूडिनल में फ्रिक्शन का वैल्यू 0.35 से 0.4 तक SSD की टाइम। ठीक है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कार्व है, तो अगर मान लीजिए आपका कार्व है तो कार्व में लेटरल फ्रिक्शन, इस साइड में लेटरल फ्रिक्शन क्या बोला गया है 0.15
रिकमेंडेड है एज पर IRC जो हॉरिजॉन्टल कार्ब डिजाइन पे बोला गया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन पेवमेंट सरफेस इज स्मूथ एंड वेट। ठीक है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन लेस होगा जब अगर आपका सरफेस स्मूथ है। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, और वेट है अगर इसमें पानी वगैरह है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर टायर प्रेशर एंड लोड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है इसके बेसिस पे अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, देन आपका टायर प्रेशर, देन आपका लोड, अगर व्हीकल लोड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी लेस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखेंगे। देन आपका आता है न्यू टायर्स आर मोर डिपेंडेबल देन स्मूथ एंड ओल्ड ones in adverse surface and condition like wet. New tires are more dependable than smooth and old one in adverse surface and condition like wet. तो न्यू टायर जो होता है इसमें ग्रिप वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो डिपेंडेबल होता है, मोर डिपेंडेबल। ठीक है, देन स्मूथ एंड ओल्ड वन। अगर टायर स्मूथ हो जाता है क्या होता है वो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है स्किड, ठीक है, स्किड करके स्लिप हो जाता है। ठीक है, अगर ओल्ड है और वाइट कंडीशन में। ठीक है, और स्मूथ और वर्न आउट टायर्स ऑफर हायर फ्रिक्शन। ठीक है, अगर स्मूथ है तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन इसमें हायर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फैक्टर ऑन ड्राई पेवमेंट देन न्यू टायर थ्रेड। ठीक है, तो उसमें अगर टायर स्मूथ हो गया या फिर घस गया, ठीक है, उस टाइप पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जो ड्राई पेवमेंट में। देन न्यू टायर, अगर न्यू टायर में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर थ्रेड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर कम होता है। ठीक है, और अगर स्मूथ टायर है तो एकदम स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, हायर फ्रिक्शन फैक्टर। तो हम लोग अभी इतना देख चुके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे IRC पेवमेंट अनइवननेस क्या होता है। तो उसमें से गेट में भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। तो उसका जो क्या क्या है कॉम्बिनेशन, ड्रेनेज के लिए क्या यूज़ करता है, फिर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ किया जाता है, और वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।